नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज दिनांक 21 जुलाई 2023 है। इसमें हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी और बाकी न्यूज़पेपर के करंट प्लस स्टैटिक पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सम्मन किया अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों को, क्योंकि मणिपुर में दो वीमेन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको नेकेड और सेक्सुअली असोल्टेड किया गया था। काफ़ी हॉरर न्यूज़ है। मतलब कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मतलब इट इज़ नॉट टॉलरेबल। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिए कि वीमेन को एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता वायलेंस को प्रमोट करने के लिए। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, उसको वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को डायरेक्शन दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि ये ग्रोस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द ह्यूमन राइट है, आप इस पर जल्दी से एक्शन लीजिए, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में मेंशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और रिमूव भी प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही होता है। सॉलिसिटर जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, जो भी उस लीगल या पब्लिक रिलेटेड काम होते हैं सरकार के, उसमें सॉलिसिटर जनरल का रोल आता है। अटॉर्नी जनरल पे हमने क्वेश्चन लास्ट करंट अफेयर में डिस्कस किया था, सॉलिसिटर जनरल और लॉयर पे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है कि जो वीमेन जिनको नेकेड परेड की एक्सप्लॉयटेशन किया, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि ऑल्दो पुलिस उनके साथ में थी पर मॉब ने ओवरकम किया और पुलिस से उनको छीन लिया। ये आप अपने केस स्टडी में यूज़ कर सकते हो कि कई बार पुलिस की ड्यूटी भी इंटरफेयर होती है मॉब के द्वारा, और एक डिलेमा हो जाता है, इतनी ज़्यादा मॉब आ जाती है तो पुलिस उनको, वीमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो आप अगर एक पुलिस ऑफिसर हो तो आप क्या एक्शन लोगे? ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कशन में ये डिस्कस किया गया रिलेटेड टू दिस, की दो वीमेन हैं जो कि कुकी जोमी कम्युनिटी से हैं, उनको नेकेड और सेक्सुअली असोल्ट किया गया मॉब के द्वारा। इसमें जो राइटर कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को अपना साइलेंस ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि इंसिडेंट काफ़ी शेमफुल है, ऐसी सिविलाइज सोसाइटी में होना नहीं चाहिए और पूरे देश को इस पे मतलब शर्मनाक चीज़ है ये हमारे लिए ना, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ हो रही है। और उसने प्रॉमिस भी किया है पीएम ने कि जो भी कल्प्रिट हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी काफ़ी डीप कंसर्न जाहिर किए। उन्होंने बताया कि अपेक्स कोर्ट का इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा अगर ग्राउंड पे एक्शन नहीं हुआ तो। ये काफ़ी दिनों से वायलेंस चल रहा है मीतीज़ और कुकीज़ कम्युनिटी में। वो आपको बेसिक के साथ हमने पहले डिस्कस किया था कि कुकी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया था, उसी से रिलेटेड ये मीतीज़ और दोनों में वायलेंस स्टार्ट हो गया। और कई जगह पे इसको हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में भी किया, ऑल्दो ये कोई रिलीजियस करेक्टर नहीं है। ये बाकी कंट्री के स्टेटमेंट, जैसे यूरोपियन यूनियन और इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि रिलीजियस करेक्टर है, बट वो एक उनकी रॉन्ग परसेप्शन है। ये आपस में जो ट्राइबल्स हैं एज वेल एज दी कुछ इंसर्जेंट ग्रुप का साथ है, इसके कारण वायलेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर और बाकी के लिए लोगों ने यही अपील कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को या तो रिज़ाइन करना चाहिए, सेंटर को कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। सेम यहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दी कि वीमेन को एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जा सकता। जो भी कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, जेंडर वायलेंस हो रहे हैं, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है। और जब भी कम्युनल वायलेंस होता है, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो वीमेन को इसका ब्रंट फेस करना पड़ता है, चाहे पीस टाइम हो या वॉर टाइम में हो। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए जो फेमस महिलाएं हैं मणिपुर में, जैसे कि आयरोम चानू शर्मिला, जो सिर्फ 16 साल की थी, हैंगर स्ट्राइक की थी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसको रिपील करने के लिए, क्योंकि अभी 1958 से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बाद में 1990 से जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू हुआ। तो कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है, तो उसी की डिमांड में इन्होंने एक हैंगर स्ट्राइक रखी थी। उससे पहले एक एग्जांपल है सिविल राइट एक्टिविस्ट मीरा पेबी, इन्होंने बहुत अच्छा एक ग्रास रूट मूवमेंट स्टार्ट किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्पेशली फॉर द वीमेन। तो मणिपुर की अपने आप में एक रिच हिस्ट्री है जहाँ पे वीमेन इतना एक्टिव रोल प्ले करती हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी जहाँ पे वीमेन को नेकेड और सेक्सुअली असोल्ट किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत ही हॉरर स्टोरी है। तो सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यही हमारा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कच्चा थीव आइलैंड से रिलेटेड है। ये आइलैंड क्या था? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ये इंडिया है और यहाँ पे नीचे श्रीलंका है। जो पाक बे स्टेट है ना, दोनों को स्टेट वो करती है, सेपरेट करती है, पाक बे
स्टेट। और यहीं पे जो राम सेतु अपना ब्रिज है जिसका अपने रामायण से लिंकेज है। तो ये 1974 में इंडिया और श्रीलंका ने एक अकॉर्ड साइन किया था जिसमें कच्चाथीव आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था उस टाइम पे देन प्राइम मिनिस्टर। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका का विजिट इंडिया में, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ने अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि उस टाइम पे कच्चाथीव आइलैंड जो हमने इनको दिया था उसको वापस लिया जाए और इस मुद्दे पर बात की जाए। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनको फिशिंग ग्राउंड्स कम मिल रहा है, कई बार उनको वहाँ की नेवी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके लिवलीहुड स्टेक पे है। तो इन टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए था। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनक्लोज का प्रोविज़न। यूनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। इसने क्लासीफाई किया है, सी होता है उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले आता है इनलैंड, उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी, नेक्स्ट आता है कॉन्टिग्यूस, नेक्स्ट आता है ईजेड और लास्ट में आता है हाई सीज। अप टू टेरिटोरियल होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल और 12 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल टू 24 नॉटिकल माइल होता है हमारा कंटिग्यूस जोन। और उसके बाद अप टू 200 नॉटिकल माइल होगा हमारा ईजेड। तो ईजेड तक कंट्री के जितने भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के वो राइट्स होते हैं। टेरिटोरियल जोन में पूरे हमारे लैंड राइट, सी राइट एज वेल एज द एरियल राइट पूरे होते हैं। इसमें बाहर का कोई भी शिप एंटर करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। कंटिग्यूस में पीसफुल अगर कोई पेट्रोलिंग करना चाह रहा है कोई कंट्री तो वहाँ पे शिप आ सकती है, पर फिर भी कंट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाई सी ओपन है सबके लिए, कोई भी कंट्री यहाँ पे कर सकता है। तो यही इससे रिलेटेड एक हमारा स्टैटिक पार्ट बन रहा था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ ऑल्दो हमने आज के एडिटोरियल डिस्कशन में इसके ऊपर होलिस्टिकली डिस्कस किया है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो कर्ज ये क्या है। जो कर्ज स्टेट है ये सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्री में कि जो कर्ज स्टेट है वो कौन कौन से सी के बीच में है। तो सी ऑफ अजो 1 ब्लैक सी के बीच में है। ब्लैक सी का कल मैंने आपको बताया था कि इसका एक्रोनिम याद कर लो, टी बर्गर। क्या है? टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया एंड रशिया, ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। और कल हमने ब्लैक सी के ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि कौन कौन से कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं से फिर कनेक्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आते हैं। और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो कि यूक्रेन से वीट और बाकी फर्टिलाइज़र बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए है, लेकिन रशिया ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, उसको अभी करना नहीं दे रहा। इस जो क्रीमिया ब्रिज है जिसको कर्ज ब्रिज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रशिया से पूरा क्रीमिया होता है कि लैंड रूट प्रोवाइड करता है जिसमें रेल की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी है। बट अभी थोड़े दिन पहले रशिया की एलिगेशन है कि यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करके इसका एक हिस्सा तोड़ दिया जिसके कारण इसकी रोड की कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है और ये टिल्ट हो गया थोड़ा। तो यही आर्टिकल था जो हमारे प्री और आज के करंट से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे गोदावरी रिवर के ऊपर है क्योंकि अभी मानसून काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गए और सडनली ज़्यादा डिल्यूज के कारण, मतलब अचानक बारिश के कारण गोदावरी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे गोदावरी के जो बेसिक हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ अपनी जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था वो अभी नेक्स्ट ऑर्बिट में एंटर कर गया है। ये होता गया कि जैसे ही यहाँ अर्थ है, अर्थ से मून में जाते हैं तो पार्टिकुलर ऑर्बिट होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा पहले चंद्रयान 3, उसके बाद जैसे ही मून के पास आएगा तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और चंद्रयान 3 के फीचर हमने पूरी तरह डिस्कस किए थे। इसमें लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि ऑर्बिटर हमने चंद्रयान 2 का यूज़ किया है। तो अभी जो एंटर किया है चंद्रयान 3 वो एक पॉइंट है पेरिजी। पेरिजी क्या होता है? जो कि अर्थ के सबसे नज़दीक पॉइंट है मून का, उसको बोलते हैं पेरिजी। ये 233 किलोमीटर पे है। जब काफ़ी क्लोज में हो जाता है मून उसको बोलते हैं पेरिजी। नेक्स्ट होता है एपोजी। एपोजी मतलब अपार्ट कर लो कि जब फारदेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपोजी। ये है 71,000 किलोमीटर। तो अभी ये अच्छा फेस है कि हमारा चंद्रयान 3 इस ऑर्बिट में एंटर कर गया और उम्मीद करते हैं कि जो 23 या 24 अगस्त तो इसकी डेट है लैंडिंग करने की चंद्रयान 3 की साउथ पोल ऑफ द मून, तो सक्सेसफुली ये वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम इसको लिंक करना चाह रहे थे गोदावरी वाला कि गोदावरी, तो गोदावरी का पहले रूट देख लेते हैं। इसके साथ साथ में कौन सी सिटीज़ हैं। ये त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और नासिक, पैठान, नांदेड़,
भद्राचलान और निबासरी, ये पास पास में सिटीज़ हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी सिटीज़ गोदावरी नदी पे लोकेटेड हैं। और गोदावरी थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, पेनिनसुलर रीजन की, जो हमारा पेनिनसुला है उसकी लार्जेस्ट रिवर, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा। और ये त्र्यंबकेश्वर जो लोकेशन बताई यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसमें साउथ, इसके नॉर्थ में सतमाला हिल है, साउथ में अजंता हिल्स है, अजंता एलोरा आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। महादेव मैकाल ये इसके साउथ और ईस्टर्न पार्ट में है। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं। इसका बेसिन एरिया काफ़ी स्टेट से जाता है, जैसे महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज इसकी परवरा है, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला, जो कुंभ मेला आपने सुना ना कि 12 साल में भरता है, 12 ईयर्स में, तो कुंभ मेला यहाँ पे लगता है, जो कि इसकी नासिक में जो भरा जाता है वो गोदावरी नदी पे होता है। और बाकी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे कुंभ मेला होता है? जैसे उज्जैन में होता है शिप्रा नदी पे, और हरिद्वार में भी गंगा पे, और बाकी प्रयागराज में तो आपने पता ही होगा कि कहाँ पे होता है। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे होता है। तो ये हमने पूरे इसके बेसिक डिस्कस किए। यूपीएससी 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसी में से आप लिंक कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इंद्रावती और प्रणीता इसकी हैं, क्योंकि वंशधारा उड़ीसा में है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, पेन्नार केरला में है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाता है। 2 और 3 आर दी राइट स्टेटमेंट। इसलिए कई बार रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, साथ में उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल मून डे था 20 जुलाई, और ये अभी सेलिब्रेट हो रहा है सेकेंड टाइम पे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर। तो मून से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट याद करते हैं। जो अपोलो 11 सबसे पहले वहाँ पे गया था, उसमें नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी था और एल्ड्रिन सेकंड आदमी वहाँ पे लॉन्च किया था। जो इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे डाला था, जो टूल डाला था, वो अभी तक इंटैक्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यूएन ने ये सेकेंड एवर इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि पहली बात तो मून एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसका पीसफुल यूज़ किया जाए, और वहाँ पे जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो एक सबके फ़ायदे, ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, ना कि किसी पर्सनल कंट्री के लिए। और इसमें क्या था कि जो सिविलाइजेशन हैव लुक्ड अप द स्काई पॉन्डरिंग द ओरिजिन, जो भी मून का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जैसे इंडियन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, यूएसए का आर्टेमिस अकॉर्ड मिशन है, बाकी कंट्रीज़ भी मून के ऊपर, जैसे चाइना का चंगई 4 है। तो मून का वहाँ पे जाने का पर्पज़ ये है कि जो ओरिजिन और मिस्ट्रीज है मून के बारे में, मून की थ्योरी आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी कि ये या तो एक बिग स्पैट थ्योरी, मतलब धरती का एक हिस्सा टूट के अलग हुआ है, या कोई और दूसरा बाकी सेलेस्टियल बॉडी अपने आप में मून में कन्वर्ट होगी। तो उनको पढ़ने के लिए ये सारे मून के ऊपर मिशन जा रहे हैं। और स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कि 70 साल से लगे हुए हैं, और मून एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन बन गया काफ़ी कंट्रीज़ हैं, क्यों यहाँ साइंटिफिक मिशंस हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे फ्लाइट्स और मिशन भेजे जा रहे हैं, ताकि इसके बारे में और अच्छे से समझा सके। पहली लैंडिंग कब हुई थी? 1969 में अपोलो 11 के द्वारा। और यूएन जनरल असेंबली ने 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे किया था, क्योंकि इसमें दोनों है, एनिवर्सरी भी हो जाती है अपोलो 11 की, और पब्लिक अवेयरनेस हो जाती है कि हमें लूनार की एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो एक कमिटमेंट होगी, और इंटरनेशनल स्पेस को हम पीसफुल यूज से करेंगे। और इसी से रिलेटेड कुछ ट्रीटी भी हैं। ट्रीटी है 1967 की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल, जिसमें बताया कि जो आउटर स्पेस और सेलेस्टियल बॉडी है उनको सिर्फ पीसफुल के लिए यूज़ किया जाए, और ये किसी कंट्री के सोवरिन राइट नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। और इसके लिए यूएन ऑफिस ऑफ द आउटर स्पेस अफेयर है जो इसका सेक्रेटरी और रिस्पॉन्सिबल है, जितना भी पीसफुल यूज़ होगा उसको इंश्योर करने के लिए। और एक कोपस भी यहाँ पे कमेटी है, कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ द आउटर स्पेस। ये तो हमने मून के ऊपर पूरा डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ रूल 176 एंड रूल 267 है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट में है और न्यूज़ चलती रहती है, तो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूल 267 क्या है, 176 क्या है। दोनों हाउसेज में एक बिजनेस काउंसिल होती है, एडवाइजरी काउंसिल होती है, जनरल पर्पज़ कमेटी होती है। रूल 67 यही कहता है कि सस्पेंशन ऑफ द रूल, जब भी किसी का वायलेशन होता है, कोई भी अगर मान लो मिसकंडक्ट किया जाता है, तो कोई भी मेंबर चेयरमैन की कंसेंट से राज्यसभा में इसको मूव कर सकता है, और उससे क्या होगा, पार्टिकुलर रूल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उस टाइम के सेशन में वो रूल वहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है 176 ये है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मतलब 2.5 घंटे से कम, 2.5
हाफ आवर से कम वाला जो डिस्कशन होता है उसको बोलते हैं रूल 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जब भी कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ होती है तो उसमें नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटरी जनरल को किसी मेंबर के द्वारा, और बाद में उसको जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है, और फिर उसके डिस्कशन के लिए डेट फिक्स की जाती है। वो उस दिन भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, और बाद में कोई पार्टिकुलर डेट फिक्स की जा सकती है। और मेंबर ने जिसने नोटिस दिया वो सिर्फ शॉर्ट स्टेटमेंट देता है और उसके बाद में मिनिस्टर्स को रिप्लाई करना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो भी मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं तो मिनिस्टर्स को उसका रिप्लाई देना होता है। ये पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ अर्थक्वेक के बारे में है कि अभी थोड़े दिन पहले जयपुर में अर्थक्वेक आया था और उसी से रिलेटेड है। तो अर्थक्वेक हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है? आप सिंपली सोचो कि जब भी धरती हिलती है, आपने इतना सुना ना कि धरती में कंपन आया, तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन ये होती है कि सिंपली शेकिंग ऑफ द अर्थ। कैसे शेक होती हैं? सिज्मिक वेव होती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं, अर्थ के अंदर से ट्रेवल होती हैं और वो फिर रिकॉर्ड की जाती हैं सिज्मोग्राफ में, और ये जिग जैग ट्रेवल करती हैं। देख रहे हो, ये इस टाइप में आती हैं। उनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है, ऑसिलेशन होता है, और उसी तरह इंस्ट्रूमेंट में होती है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक में मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, दूसरा इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड को नापने के लिए रिक्टर स्केल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक उसको नापता है। ये होता है 0 से 10 नंबर। आप हर बार देखते हो कि 4.4 मैग्नीट्यूड आया है। 7 मैग्नीट्यूड बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे कच्छ इलाके में आया था 2002 में। और नेक्स्ट होता है इंटेंसिटी स्केल। इंटेंसिटी और मर्कली स्केल एक ही बात है। जो फिजिकल डैमेज होता है, जैसे ही भूकंप आता है तो ऊपर आने के बाद जो भी तोड़फोड़ होती है उसको नापने के लिए इंटेंसिटी मानी जाती है कि जो आया था अर्थक्वेक इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, वो होता है इंटेंसिटी। तो होप आपको ये पूरा छप गया होगा दिमाग में। इसी के ऊपर 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। एक होती पी वेव, एक होती है एस वेव। पी वेव, एस वेव। पी होती है प्राइमरी वेव और एस होती है सेकेंडरी वेव। और उसी के ब्रॉड में होती है, एक होती है बॉडी वेव, ये बॉडी वेव के पार्ट है, और दूसरी होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो पी है जो कि सबसे पहले प्राइमरी सिज्मोग्राफ पे नोटेड होती है, और सेकेंडरी उसके बाद में आती है, नाम से ही है। सरफेस वेव क्या होती है? ऊपर आने के बाद इन्हीं वेव का नाम होता है सरफेस वेव, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सरफेस वेव के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिज्मोग्राफ में पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड देखो कि इफ पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन, मतलब ऐसे ऐसे मूव करते हैं ये, जाना और आना। और एस वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन, मतलब 90 डिग्री। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक मैप लगाया कि इंडिया में जो जोन बांटे गए, जोन 3, 2, 3, 4, 5, जिसमें इंडिया का देखा जाए तो नियर बाई 59% जो लैंड एरिया है वो सिज्मिक हजार्ड डैमेज में है। कई जगह आपने देखा कि हिमालयाज़ में कई बार अर्थक्वेक आते हैं, फिर नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं, कई बार पेनिनजुला में आते हैं, फिर अपने वेस्टर्न पार्ट में। तो मतलब ऑलमोस्ट 60% एरिया हमारा रिस्क में है। और जो जोन बांटे गए हैं, जोन जैसे जोन 2 है जो कि डिपिक्ट भी किया है कलर के हिसाब से, वो लो रिस्क में है। जोन 3 उससे ज़्यादा है मॉडरेट में। जोन 4 हाई रिस्क जोन में, जिसमें इंटेंसिटी 8 तक आती है। इंटेंसिटी जो हमने बात किया ना 0 से 12। और जोन 5 बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क है, जिसमें जब भी भूकंप आता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये था हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।